हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीटी। आज हम गाला सैंपल पेपर 2 का सेक्शन डी सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे रिलेटेड इसके आंसर्स कीज आपको हमारे एप्लीकेशन में अवेलेबल होंगे। आप वहां से जाके इनको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन डी के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि राइट द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर विथ केमिकल इक्वेशन, ऑल्सो राइट इट्स यूजेस। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि जो गुजरात बोर्ड है उसमें क्या करते हैं हम लोग, लिखने के हमें ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। अगर यहाँ पे आप सोच रहोगे कि ये जो ब्लीचिंग पाउडर है इसमें हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, या इसमें जो केमिकल इक्वेशन है, ब्लीचिंग पाउडर एक लाइन में एक्सप्लेन करते हैं, केमिकल इक्वेशन एक लाइन में यूज करते हैं और फिर इसके यूजेस एक लाइन में यूज करते हैं, तो कम से कम हमें क्या करना है कि 1 से 1.5 पेज तक कम से कंप्लीट करना है। तो हम इसको कैसे बढ़ा सकते हैं, देखिए आंसर कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले कि व्हाट इज प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, मतलब ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है। तो हम ब्लीचिंग पाउडर को क्या बोलेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर इट इज अ कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या है, एक तरीके से केमिकल नेम है। उसी केमिकल नेम का क्या है आपका जो कॉमन नेम है, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, और ये ब्लीचिंग पाउडर कब प्रिपेयर होता है, जब हम क्या करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन गैस के ऊपर से पास करवाते हैं। जब क्लोरीन गैस को जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर से पास करवाते हैं तो देन इट विल बिकम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये हमारा क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम क्या बोलते हैं, आपका ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप कुछ इस तरीके से स्टार्टिंग में लाइन लिखोगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप इस इक्वेशन को करोगे। ठीक है, आप केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर ये लिखोगे और इसका केमिकल नेम आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यहां तक लिखोगे। ठीक है, इतना लिख लिया, देन उसके बाद हम इसके यूजेस पे मूव करेंगे। ठीक है, इसके यूजेस आपको मैक्सिमम जितने हो सके उतने लिखने हैं। सबसे पहले ये ब्लीचिंग कॉटन इंडस्ट्री में काम होता है या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में चीजों को क्लीन करने में। देन उसके बाद ये वुड पल्प और पेपर इंडस्ट्रीज में काम आता है, बेसिकली क्लीनिंग पर्पस के लिए ही। ठीक है, आपको पता है कि जो हमारे पास राइट स्विमिंग पूल्स होते हैं या जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के वाटर आते हैं उसमें क्या होता है, बहुत आपका मिनिमम आपका ब्लीचिंग पाउडर को ऐड किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर क्या काम करता है, एज अ डिसइंफेक्टेंट काम करता है कि वो जो भी बैक्टीरिया वायरसेस हमारे वाटर बॉडीज के अंदर होते हैं उनको क्लीन करने का काम करता है। फिर ये एक तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है। ये पर्टिकुलर किसी भी सब्सटेंस को या केमिकल इंडस्ट्रीज में ऑक्सीडाइज करने की चीजों के लिए काम आता है। ठीक है, तो इतना आपको मिनिमम लिखना ही लिखना है, तभी आपको फुल 4 मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कंपाउंड सच एज एल्कोहल एंड ग्लूकोज कंटेन हाइड्रोजन। ठीक है, बट नॉट कैटेगराइज्ड एज अ एसिड। इसको एक एक्टिविटी के साथ प्रूफ करना है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बेसिकली एसिड्स क्या होते हैं और क्या नहीं होते हैं। तो देखो क्लास, एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको जब हम वाटर में डालते हैं तो वो आपका H+ आयन रिलीज करते हैं। और ऐसे कौन से सब्सटेंस होते हैं जो एसिड नहीं होते, तो जब हम क्या करते हैं किसी भी चीज को हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, अगर वो H+ आयन नहीं रिलीज करते हैं तो वो क्या होते हैं, आपके एसिड नहीं होते। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि जो एल्कोहल है ग्लूकोज है, राइट, अगर हम यहाँ पे ग्लूकोज का भी फॉर्मूला देखें तो ये C6H12O6 होता है। ठीक है, C6H12O6 होता है। अब यहाँ पे आप H देख रहे होगे, लेकिन जब हम पानी में डालते हैं तो क्या ये H+ रिलीज होता है, ये H+ रिलीज नहीं होता। H+ रिलीज नहीं होता, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसको एज अ आपका एसिड कंसिडर नहीं करते हैं। अब बेसिकली हमें इसको क्या करना है, एक एक्टिविटी करके प्रूफ करना है। तो एक्टिविटी का जो प्रूफ पहले एम है वो लिख लेंगे कि बेसिकली जो एसिड्स अल्कोहल और कंटेन हाइड्रोजन होते हैं बट देयर सॉल्यूशन डू नॉट कंसिडर एज अ एसिड्स। ठीक है, अब हम कहते हैं एपरेटस लेंगे, बैटरी लेंगे, बल्ब लेंगे, स्विच लेंगे। ठीक है, मटेरियल अल्कोहल ग्लूकोज और डाइल्यूट HCl लेंगे। ठीक है, और ये पर्टिकुलर डायग्राम है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि एक पर्टिकुलर ये आपका बाउल है, यहाँ पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक सेटअप लगा रखा है, ये बल्ब है, ये स्विच है और ये बैटरी है। तो अभी हमारे पास क्या होता है कि अब हम ये समझना है कि बेसिकली क्या होता है कि वाटर मतलब कि पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट या इस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास कब होगी, इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी तब पास होगी जब इसके अंदर H+ आयन कंसिडर होंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये पर्टिकुलर हम लोगों ने पानी लिया। ठीक है, इस पानी के अंदर ग्लूकोज या एल्कोहल डाल देंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड्स डाल देंगे
और पहले क्या करेंगे, ये स्विच को ऑन कर देंगे ताकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो। जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे, अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो ये बल्ब ग्लो करेगा। लेकिन क्या होगा कि जैसे हम इसको इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, जिसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो नहीं कर रही है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम आगे चलते हैं। हम क्या करेंगे, कुछ कुछ ड्रॉप्स ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स को यहाँ पे राइट कहते पोर करेंगे, डाल देंगे। जैसे हम कहते हैं कुछ ड्रॉप्स ऑफ HCl एसिड को यहाँ पे डालेंगे तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि पर्टिकुलर क्या है कि जो आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स है वो आपके कुछ आयंस में ब्रेक डाउन होंगे। ठीक है, जैसे आप HCl को वाटर में डालोगे तो ये आपका H+ और Cl माइनस में हो गए। हमें पता है कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आयंस का यूज़ करना पड़ेगा, हमें मिनरल्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो फिर हम देखते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी को हमने यहाँ से ऑन किया, जैसे इलेक्ट्रिसिटी को ऑन किया तो ये क्या हो जाएगा, जो बल्ब हो जाएगा वो ग्लो करेगा। तो हम ये समझेंगे कि बेसिकली आपका जो ग्लूकोज है वो H+ आयन रिलीज नहीं कर रहा है और जो आपका HCl है वो H+ आयन रिलीज कर रहा है। H+ आयन ना रिलीज करने की वजह से हम ग्लूकोज को क्या करते हैं, एज अ राइट कहते हैं एसिड कंसिडर नहीं करते हैं, और HCl को H+ आयन रिलीज होने की वजह से हम लोग उसको एसिड कंसिडर करते हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। ये सब पूरा का पूरा वही apparatus लिखा गया है कि हम ग्लूकोज सॉल्यूशन लेते हैं इंस्टेड ऑफ अल्कोहल, तो उसमें भी यही होगा। फिर उसके बाद हमारा वो नहीं हुआ, फिर हम लोगों ने क्या लिया, इंस्टेड ऑफ राइट कहते हैं HCl सॉल्यूशन, हम लोगों ने ग्लूकोज और ऐसी एक्टिविटी दोबारा किया। तो ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन में हमें ये पता चला कि बल्ब डज नॉट ग्लो ऑन बोथ एल्कोहल और ग्लूकोज। जब हमने एल्कोहल और ग्लूकोज दोनों लिया तो बल्ब नहीं जला, बट क्या कहते हैं बल्ब ग्लो किया जब हम लोगों ने उसको HCl सॉल्यूशन लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्कोहल एंड glucose contains hydrogen but do not show the characters of acids, they characterize as acid। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ आइसोमर्स एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन। सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज आइसोमर्स। ठीक है, आइसोमर्स। ठीक है, आइसोमर्स क्या होता है क्लास, आइसोमर्स ये होता है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या कहने का मतलब है मेरा, जैसे कि सपोज करिए, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको जैसे कि ये ब्यूटेन है तो ये ब्यूटेन का क्या है, ये ब्यूटेन का आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये इसको हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, बट ये दोनों जो है दैट इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये दोनों इसके स्ट्रक्चर है। अब देखिए मैंने क्या किया, मुझे ब्यूटेन बनाना है। ठीक है, मुझे ब्यूटेन बनाना है तो मैंने 4 कार्बन लिए। ठीक है, और उनके साथ मैंने सबके अंदर H लगा दिया, सबके साथ H लगा दिया। ठीक है, तो ये अभी भी क्या बना, ये C4H10 बना, अभी भी ये C4H10 बना। अब मैं इसको क्या करता हूं, अब मैं इसको फिर से 1 2 चलो, अब मैं इसको क्या करता हूँ, फिर से 1 2 3 और एक C यहाँ लगाता हूँ। ठीक है, क्या फिर से C4H10 बनेगा, देखते हैं। मैंने एक कार्बन यहाँ लगाया, एक कार्बन यहाँ, सॉरी एक हाइड्रोजन यहाँ लगाया, 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 यहाँ लगाया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, देखो फिर से वही आ गया ना, राइट। इसमें भी क्या था, इसमें भी C4H10 आ रहा था, इसमें भी C4H10 आ रहा है। तो मतलब क्या हुआ, मतलब कि हमने क्या किया, देखा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4H10 है, बट स्ट्रक्चर हम लोग अलग अलग बना सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर हम लोग अलग अलग बना सकते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम आइसोमर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक ईस्ट्रिफिकेशन विद केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो व्हाट इज ईस्ट्रिफिकेशन। ठीक है, ईस्ट्रिफिकेशन क्या होता है क्लास, ईस्ट्रिफिकेशन वो रिएक्शन होती है जिसमें आपका जब एल्कोहल एल्कोहल आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो इट विल फॉर्म ईस्टर। ये क्या फॉर्म करता है, ये आपका ईस्टर फॉर्म करता है। और एल्कोहल में कौन सा, तो आपका दैट इज इथेनॉल, इथेनॉल प्लस इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक इथेनॉइक एसिड, ये क्या करता है आपका ईस्टर को बनाता है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे, राइट। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि व्हाट इज ईस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, ईस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन इट इज अ रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल
ठीक है। तो किस तरीके से इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद इथेनॉल, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इथेनॉल, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, इथेनॉल, इथेनॉल प्लस इथेनॉल प्लस इथेनोइक एसिड गिव्स ईस्टर, ठीक है। अब हम पहले इथेनॉल का देखते हैं। व्हाट इज इथेनॉल इक्वेशन, तो ये होता है C2H5OH, ये होता है हमारा इथेनॉल। और हमारा इथेनोइक क्या होता है, इथेनोइक होता है CH3COOH, ठीक है। जब हमारा इथेनॉल इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म ईस्टर, ठीक है। तो ये क्या बनेगा हमारा CH3COOC2H5, C2H5, यही हमारा क्या है, यही हमारा क्या है, यही हमारा राइट क्या कहते हैं ईस्टर का फॉर्मूला है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, प्लस इसमें क्या आता है आपका, इसमें बेसिकली क्या होता है हमारा H2SO4 आता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा प्लस हाइड्रोजन हमारा वाटर रिलीज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे गौर फरमाएंगे तो यहाँ पे क्या है, ये आपका राइट इथेनोइक एसिड है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा क्या है, इथेनॉल है। कैसे, ठीक है। तो देखो मैंने क्या लिखा है वहां पे CH3COOH लिखा है, CH3COOH लिखा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक C दो C, एक C दो C, ठीक है, दो O, एक O यहाँ पे आ गया, एक O ये डबल बॉन्ड O बन गया, ठीक है। और तीन H यहाँ पे और एक H यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला जो पूरा का पूरा पार्ट है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है। इथेनॉल क्या है, इथेनॉल आपका C2H5OH है। तो ये OH ये पहले लग गया, कोई बात नहीं, पहले लगाओ या बाद में लगाओ, ठीक है। कितने C हैं, दो, एक C यहाँ पे आ गया, कितने H है, 5, तो एक यहाँ पे एक यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो वहां पे CH3COO, तो पहले देखो मैंने CH3 लिखा है, ठीक है। मैंने क्या लिखा है CH3COO C2H5, ये लिखा हुआ है मैंने वहां पे, ठीक है। C2H5 बेसिकली यहाँ पे 5 दिख नहीं रहा, ठीक है, राइट। तो देखो पहले CH3 ये लिखा हुआ, ये रहा CH3, फिर C लिखा है, फिर इसके साथ डबल बॉन्ड बना दिया ये, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला O, राइट। देन उसके बाद C2H5, तो देखो दो C है ये रहे, तो C2 हो गया और H5 ऐसे हो गया, प्लस वाटर। तो ये होता है हमारा एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। जब आपका क्या होता है कि जब आपका इथेनॉल आपका इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो इट विल फॉर्म आपका एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10 GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे दो सब्जेक्ट, मैथ्स और सोशल साइंस। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सॉल्यूशन की PDF भी मिल जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की PDF भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और IMP ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन सोशल साइंस, मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा। चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन PDF, मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की PDF, ये सारी चीजें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे ऐप का नाम है UGT, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट। तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। अब व्हाट इज एक्सक्रीशन, ठीक है, ड्रॉ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर, ठीक है। एक्सक्रीशन क्या होता है क्लास, ठीक है। एक्सक्रीशन
पहले तो क्या होता है कि जो भी एक्सक्रीशन होता है, इट इज अ रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल, द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ से आता है, और इन केस अगर वेस्ट प्रोडक्ट आता है तो वो डाइजेशन वाली प्रोसेस में जो हमने पढ़ा था, क्या वो एक्सक्रीशन नहीं है? ये वाला कैसे एक्सक्रीशन है? ठीक है, अच्छा वो वाला एक्सक्रीशन थोड़ा अलग है, वो रिमूवल ऑफ वेस्ट है। ये वाला एक्सक्रीशन में क्या होता है, ये वाला यूरिन वाला एक्सक्रीशन है। अब देखो क्या होता है कि जैसे कि आपको पता है कि हमारी बॉडी में, राइट, हर पर्टिकुलर सेकंड्स के अंदर करोड़ों सेल्स बनते हैं और करोड़ों सेल्स मरते हैं। जो करोड़ों सेल्स बनते हैं वो तो अपना काम डेफिनेटली करते रहते हैं, पर जो करोड़ों सेल्स मरते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे ब्लड में डिसॉल्व हो जाते हैं। जैसे ही वो हमारे ब्लड में डिसॉल्व हो जाते हैं तो इट विल कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजियस वेस्ट। वो कैसे वेस्ट हो जाते हैं? नाइट्रोजियस वेस्ट, या यूरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं, या यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो भी नाइट्रोजियस वेस्ट है, यूरिया है, यूरिक एसिड्स है, ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए। तो इनको हमें क्या करना पड़ता है, इनको हमें बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो पर्टिकुलर ये जो वेस्ट होते हैं कहाँ पे होते हैं, हमारे ब्लड में डिसॉल्व होते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारा क्या है, पूरा का पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, ये आपका जो आपका रीनल वेन है, ठीक है, ये रीनल वेन है और ये आपकी रीनल आर्टरी है। तो इस पर्टिकुलर रीनल आर्टरी से ये ब्लड यहाँ पे आता है। जैसे ही ब्लड यहाँ पे आता है तो ये क्या होता है, किडनी में जाता है, राइट। अब जैसे ही किडनी में जाता है तो किडनी के अंदर क्या होते हैं, माइक्रो फिल्ट्रेशन यूनिट्स होते हैं। माइक्रो फिल्ट्रेशन यूनिट मतलब कि बेसिकली नेफ्रॉन्स, जो कि बहुत ज्यादा होते हैं। इट इज अराउंड 1.2 मिलियन। ठीक है, 1.2 मिलियन सिर्फ और सिर्फ कहाँ, एक किडनी के अंदर होते हैं। तो टोटल नेफ्रॉन्स कितने होंगे, दैट इज इक्वल्स टू 2.4 मिलियंस। अंडरस्टूड? तो अब क्या होता है कि ये ब्लड प्यूरिफाई होता है। जैसे ही ब्लड प्यूरिफाई होता है तो ये फिर क्या होता है, बॉडी में जाता है विद द हेल्प ऑफ रीनल वेन। ठीक है, ब्लड प्यूरिफाई हो गया। ये क्या है जो रीनल वेन लेके जा रहा है, वो क्या लेके जा रहा है, वो आपका प्यूरिफाइड ब्लड लेके जा रहा है। प्यूरिफाइड ब्लड लेके जा रहा है। ठीक है, अब किडनी के पास कुछ ना कुछ तो वेस्ट चीजें बची। अब ये जो वेस्ट चीजें हैं, ये क्या हो रहा है, ये आपका ये यूरेटर, यूरेटर क्या कर रहा है, इस यूरेटर से आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो सारा का सारा कहाँ जा रहा है, यूरिनरी ब्लैडर में जा रहा है। अब ये जो यूरिनरी ब्लैडर है वो एक तरीके से क्या, बैग लाइक स्ट्रक्चर है। अब ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे जितना भी वेस्ट है उसको कलेक्ट करता जा रहा है। जैसे इसको कलेक्ट करा, जैसे ये फुलफिल हो जाता है तो ये जो हमारा यूरेथ्रा है इससे हमारी बॉडी से बाहर निकल देता है। यही क्या होता है, हमारा एक्सक्रीटरी पूरा सिस्टम होता है, और यही हमारा एक्सक्रीशन होता है। तो एक्सक्रीशन क्या है, इट इज द रिमूवल ऑफ हार्मफुल नाइट्रोजियस वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। ठीक है, यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि किडनी कहाँ लोकेट होता है, इट इज अ बैक ऑफ द, फिर किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं जिसको हम बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट कहते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा लॉन्ग कॉइल ट्यूबुलर होता है। फिर एट द एंड ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट आता है। ठीक है, बहुत सारी ब्लड वेरिल्स, ब्लड कैपलरीज होती है जो मोमेंट्स कैप्सूल, ठीक है, इनको ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक है, ये सब क्या करते हैं, आपका फिल्ट्रेशन करते हैं, लाइक यूरिया, यूरिक एसिड और ये सब चीज़ों का। ठीक है, फिर यूरेटर क्या करता है, ठीक है, वो आपका यूरिनरी ब्लैडर तक लेके जाता है। यूरिनरी ब्लैडर एक टेम्परेरी स्टोरेज होती है और ये हमारी बॉडी की ओपनिंग होती है जहाँ से ब्लड, जहाँ से कहते हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकलते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन आवर स्टमक। ठीक है, हमारी बॉडी में जो कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका रोल क्या होता है। तो बेसिकली क्या है कि आपको पता है कि जो हमारा स्टमक है, जब हम लोग डाइजेशन पढ़ते हैं तो डाइजेशन में स्टमक में तीन चीजें रिलीज होती हैं। एक होता है HCl, दूसरा होता है पैप्सिन और तीसरा होता है हमारा म्यूकस। ठीक है, तो अभी क्या होता है क्लास कि, राइट, ये पैप्सिन क्या करता है, ये पैप्सिन प्रोटीन कन्वर्ट करता है। ये क्या करता है, ये प्रोटीन कन्वर्ट करता है। ठीक है, अभी क्या है कि पर इस पेप्सिन भाई साहब की एक शर्त होती है। ये बोलते हैं कि भाई साहब देखो, मैं आपके स्टमक में जितना भी प्रोटीन आ रहा है उसको मैं आपका एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर तो दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप उसको पहले जो भी फूड होगा वो एसिडिक होना चाहिए। तो इसलिए क्या होता है कि पहले HCl रिलीज होता है। जैसे ही HCl रिलीज होता है ये फूड को क्या करता है, एसिडिक बना देता है। राइट, जैसे ही एसिडिक बनाता है तो कर देता है।
तो सबसे पहला काम HCl का क्या होता है हमारी बॉडी में? ये काम होता है कि जितना भी फूड है हमारी बॉडी में उसको क्या करना है, उसको एसिडिक में कन्वर्ट करना है। और क्या काम होता है? और काम ये होता है कि जो भी हमारे बैक्टीरियाज, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, पैथोजेंस हैं, उन सबको क्या करना होता है? किल करने का काम होता है, यही है। ठीक है, तो एसिड डिस्ट्रॉयज माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट एंटर्स आवर स्टमक्स। ठीक है, फिर इट कन्वर्ट्स इनएक्टिव एंजाइम्स, ठीक है, इनटू पेप्सिन, इनटू एक्टिव एंजाइम ऑफ पेप्सिन। ठीक है, ये क्या करता है? एसिडिक मीडियम करता है। फिर उसके बाद ये पेप्सिन को डाइजेस्ट करने में काम करता है, क्योंकि वो पेप्सिन क्या होता है? ओनली एसिडिक मटेरियल में करता है। फिर इनसॉल्युबल मिनरल्स सॉल्ट्स गेट डिसॉल्व्ड इन द एसिड। जो इनसॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं या मिनरल्स होते हैं वो भी इसके अंदर हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। फिर पूछा गया व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड तो सबको पता होगा, लिम्फ के बारे में थोड़ा बात करते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या है क्लास, लिम्फ क्या होता है थोड़ा समझते हैं इसको। जैसे कि देखो, ये मेरे पास ब्लड कैपिलरीज है। ठीक है, ये ब्लड कैपिलरीज क्या करती हैं? ये ब्लड कैपिलरीज ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं और इनके अंदर क्या होते हैं? ऑक्सीजन होते हैं। अब ये ऑक्सीजन किसको चाहिए होते हैं? सेल्स को चाहिए होते हैं। सेल्स को क्यों चाहिए होते हैं? ताकि क्या कर सके, सेल्स अपना जो भी फूड है वो आपका ब्रेक डाउन कर सके और उससे एनर्जी रिलीज कर सके। तो देखो, जैसे कि एक सेल यहाँ पे, एक सेल यहाँ पे, एक सेल यहाँ पे, एक सेल यहाँ पे और एक सेल यहाँ पे। अब देखो, ब्लड तो यहाँ से जा रहा है, इसको ऑक्सीजन मिल रहा है, इसको मिल रहा है, इसको मिल रहा है, इसको मिल रहा है, पर इसको मिल रहा है नहीं, इसको नहीं मिल रहा। तो इसको ऑक्सीजन मिलने के लिए क्या चाहिए? तो यहाँ पे क्या होता है? एक फ्लूइड रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं कलरलेस फ्लूइड। ये कलरलेस फ्लूइड ही क्या होता है? हमारा लिम्फ होता है, जो क्या करता है? इस पर्टिकुलर बेचारे के लिए आपका ऑक्सीजन कैरी करके आता है। वो क्या होता है? वो यहाँ से बाहर निकलता है, इसके पास जाता है, जितना ऑक्सीजन या जितना प्रोटीन या जितनी चीजें इसको चाहिए होती है वो इसको देता है और आगे की तरफ चलता है। यही हमारा क्या होता है? लिम्फ होता है। इसलिए लिम्फ क्या है? इट इज अ कलरलेस, ठीक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इट फ्लोज इन द इंटरसेलुलर स्पेस। तो देखो यहाँ पे सेल के बीच में जो स्पेस, इसी को हमने क्या बोला? इंटरसेलुलर स्पेस। लार्जली कैपिलरीज एंड लिम्फ डक्ट्स। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि ये प्रोटीन कैरी करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है, एमिनो एसिड कैरी करता है, किसके लिए? जो ये सेल्स होते हैं। ब्लड, ब्लड आपको पता है व्हाट इज ब्लड। तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो चीजों को कनेक्ट करता है। ठीक है, ब्लड के अंदर क्या क्या होते हैं? ब्लड के अंदर होते हैं आपके आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स। आपको आरबीसी पता है, आरबीसी क्या करता है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। WBC क्या करता है? हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को ब्रेक स्ट्रॉन्ग करता है। प्लेटलेट्स क्या करता है? क्लॉटिंग करता है। तो वही सब चीजें, इट फ्लोज हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, ब्लड कैपिलरीज, इट इज अ रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड कलर का फ्लूइड होता है। बस यही सब है। ठीक है, 2 पॉइंट्स लिखने, इसलिए 2 पॉइंट ही लिखे, नहीं तो इसमें बहुत सारा चीज आ सकता है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट से पूछा गया है व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस क्या होता है? इसके कॉजेस क्या होते हैं? क्यों होता है ये? और ये डिफेक्ट कैसे करेक्ट कर सकता है और इस सुटेबल डायग्राम से। सबसे पहले हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया इट इज अ काइंड ऑफ डिफेक्ट। ये कैसा डिफेक्ट है? ये ऐसा डिफेक्ट है जिसमें क्या होता है कि हमें पास की चीजें नहीं दिखाई देती हैं, दूर की चीजें दिखाई देती हैं। ठीक है, राइट, हम लोग कहते हैं नियर बाय ऑब्जेक्ट्स नहीं देख सकते, बट हम लोग फार ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया हाइपरमेट्रोपिया क्या? कि जिसमें हम पास की चीजें नहीं देख सकते हैं, दूर की चीजें देख सकते हैं। स्टेट इट्स कॉजेस। अब ये होता क्यों है? देखो होता क्यों है कि देखो, जैसे क्या हुआ, ये हमारे पास एक आई है। ठीक है, ये हमारा लेंस है। अब होता क्या है कि पर्टिकुलर जो रेज होती हैं लाइट की, वो क्या होती है? आई के पीछे जाके मिलती है। जब ये पीछे जाके मिल रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि क्यों मिल रही है? इसको मिलना तो यहाँ पे चाहिए था रेटिना के ऊपर, पर मिल ये बाहर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आई बॉल है वो क्या हो गया? छोटा हो गया है ना। ठीक है, आई बॉल छोटा हो गया है, बट ये जो लेंथ है वो तो इंक्रीज हो गई, या ये भी हो सकता है फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई। तो इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं? या तो आई बॉल इंक्रीज हो गई है या फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई है। अब इस डिफेक्ट को कैसे करेक्ट कर सकते हैं? तो हमें क्या करना होगा? उस लाइट को और कन्वर्ज करना होगा। तो हम क्या करेंगे? हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है? तो कन्वर्जिंग लेंस हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो हम क्या करेंगे? कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे ताकि ये कन्वर्ज हो सके। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि ये पर्टिकुलर डायग्राम है, ये आई का डायग्राम है। यहाँ से जो लाइट रेज है वो क्या हो रही है? कन्वर्ज हो रही है बाहर की तरफ। ठीक है, यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है। तो इसी को हमने क्या बोला? इसी को हमने मायोपिक आइज कहा। जबकि अगर करेक्टेड आइज होती तो क्या होता? वो रेटिना के ऊपर जाके मिलती, पर रेटिना के ऊपर नहीं मिल रही है। ये क्या मिल रही है? रेटिना के
बाहर जाके मिल रही है, ठीक है। कॉजेस हमने बात कर लिया, ठीक है, कर्वेचर, आई लेंस, ये सब बढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं विद सुटेबल, राइट, आपका सुटेबल पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। बेसिकली हमारे जो नियर ऑब्जेक्ट्स होते हैं दैट इज 25 सेंटीमीटर, इतना भी हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है। करेक्टेड आइज, देखो यहाँ पे क्या लगाया, कॉन्वेक्स लेंस लगाया। कॉन्वेक्स लेंस लगाने से क्या हुआ, लाइट पहले से ज्यादा आपका कन्वर्ज होना स्टार्ट हो गई, और कन्वर्ज होके क्या हो गई, आपका रेटिना के ऊपर मिलने लगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज सोलोनाइड, डिस्क्राइब्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड फ्रॉम द करंट कैरिंग सोलोनाइड कॉइल विद फिगर्स, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज सोलोनॉइड। तो सोलोनाइड, देखो क्लास, सोलोनाइड लोगों को पता नहीं क्यों नहीं समझ में आता, बट बहुत ईजी है, राइट। आप मेरी बातों पर ध्यान दो, आपको ईजिली समझ में जाएगा। सोलोनाइड क्या है, एक तरीके का सेटअप है, ठीक है, समझ में आ गया। सेटअप है, कैसा सेटअप है कि आपका जो कॉपर वायर्स है उनको हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर कंडक्टर के ऊपर, आपका कंडक्टर या सॉफ्ट आयरन के ऊपर हमने उसको क्या किया, रैप किया। फिर इस कॉपर वायर को हमने क्या किया, एक बैटरी के साथ ज्वाइन कर दिया। जैसे हम लोगों ने क्या किया, इस बैटरी के साथ ज्वाइन किया और इसमें इलेक्ट्रिसिटी को, आपका इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों ने जैसे इसको स्टार्ट किया इलेक्ट्रिसिटी से, तो पर्टिकुलर कॉपर वायर ने क्या किया, आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट किया। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हुई, वो पर्टिकुलर आयरन के अंदर से जाएंगी और उस पर्टिकुलर आयरन को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मैग्नेट में कन्वर्ट कर देंगे। यही है। तो बेसिक सोलोनाइड क्या हुआ, इट इज अ काइंड ऑफ सेटअप इन विच वी कन्वर्ट अ मेटल इनटू आयरन, बस खत्म, ठीक है। ये यहाँ पे देखते हैं, अ कॉइल ऑफ मैनी टर्म्स इंसुलेटेड विद कॉपर वायर्स रैप्ड क्लोजली, ठीक है, इन अ शेप ऑफ सिलेंडर्स दैट इज कॉल्ड सोलोनाइड। देखो इस तरीके से हमने क्या किया, ये कॉपर वायर, इसको इस तरीके से रैप किया और फिर इसी वायर को हम क्या करेंगे, बैटरी के साथ ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। इस बैटरी के साथ ज्वाइन कर देंगे, बैटरी ऑन कर देंगे, तो पर्टिकुलर ये क्या हुआ, ये पर्टिकुलर कंडक्टर आपका मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। फिर जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी पास किया सोलोनाइड में से, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अब ये पूरा सेटअप अच्छे से दिखाया गया है कि ये आप कॉपर वायर इस तरीके से रैप, जो सर्कल सर्कल दिख रहा है वो कॉपर वायर से, उन कॉपर वायर को हमने क्या किया, बैटरी के साथ ज्वाइन किया। जैसे हमने बैटरी ऑन किया तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी ट्रैवल कर रही है। अगर इसी के बीच में हम क्या करते हैं, एक सॉफ्ट आयरन रख देते हैं, तो बार बार उस सॉफ्ट आयरन में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाने की वजह से क्या होता है, वो पर्टिकुलर सॉफ्ट आयरन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपका मैग्नेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय दिस, ठीक है। तो हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या होती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है, बाहर की तरफ से, ठीक है। अभी आपने देखा पीछे, ठीक है, कि हमेशा ये लाइंस कहां से कहां जा रही है, आउटसाइड, आउटसाइड में हमेशा ये कहां से कहां जा रही है, नॉर्थ से साउथ में। जबकि वही इनसाइड में देखा जाए तो हमेशा इनसाइड ऑफ द राइट मैग्नेट के अंदर ये कहां से कहां जाती है, आपकी साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोजर टू ईच अदर, मतलब पोल्स में हमेशा एक क्लोज रहती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती और हमेशा क्या होती है, इक्वी डिस्टेंस और पैरेलल ट्रैवल करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रॉफिक लेवल ऑफ फूड चेन। देखो जनरली ट्रॉफिक लेवल क्या होता है क्लास, ट्रॉफिक लेवल होता है, इट इज अ पोजीशन राइट ऑन द फूड चेन। जैसे कि एक बात करते हैं, जैसे ये ग्रास है, सॉरी, जैसे कि ये ग्रास है, ग्रास को खाया डियर ने, ठीक है, डियर को किसने खाया, टाइगर ने खाया। तो ये क्या हुआ, ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल, ये थर्ड, ठीक है, ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो व्हाट इज ट्रॉफिक लेवल, तो इट इज अ पोजीशन, कौन सी पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन है, कैसी पोजीशन, सेकंड पोजीशन है, कैसी पोजीशन, थर्ड पोजीशन है। तो क्या है कि इट इज अ पोजीशन ऑन द ट्रॉफिक लेवल, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग ट्रॉफिक लेवल कहते हैं, ठीक है। और जनरली ये फूड चेन के अंदर क्या होता है, 3 to 4 ट्रॉफिक लेवल्स ही होते हैं, ठीक है, जिसमें आपका प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है। जो प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, आपका सोलर एनर्जी से एनर्जी लेते हैं और कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। देन कंज्यूमर्स होते हैं, उस एनर्जीज को आगे की तरफ चलते हैं। वो कंज्यूमर्स बेसिकली आपका हर्बीवोरस हो सकते हैं या आपके प्राइमरी कंज्यूमर हो सकते हैं, ठीक है। फिर ये जो कंज्यूमर्स होते हैं ये कहाँ जाते हैं, ये आपका कार्निवोरस के पास जाते हैं। फिर कार्निवोरस से जो नेक्स्ट होता है दैट इज ओमनीवोरस की तरफ जाते हैं, ठीक है, खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। तो जैसे कि सपोज करो कि मेरे पास कोई क्रॉप है, क्रॉप, ठीक है,
इस पर्टिकुलर क्रॉप को, ये क्रॉप क्या है, जनरली ग्रास ही समझना, इस क्रॉप को किसने खाया, गोट ने खाया, और गोट को किसने खाया, ह्यूमंस ने खाया। ठीक है, गोट को किसने खाया, ह्यूमंस ने खाया। अब आपको पता है कि जब भी हम क्या कहते हैं क्रॉप्स को ग्रो करते हैं तो इसमें किसका यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं या केमिकल्स का यूज करते हैं, ताकि हम इसे क्या कर सकें, ग्रो करवा सकें। तो जब हम इसको फर्टिलाइजर्स देंगे तो फर्टिलाइजर्स क्रॉप के अंदर भी आएंगे। अब जब गोट इस फर्टिलाइजर्स को खाएगी तो केमिकल्स गोट के अंदर भी आएंगे, और जब ह्यूमंस इस गोट को खाएंगे तो उनके अंदर भी केमिकल्स आएंगे। बोलो हाँ या ना। तो आप देख रहे हो कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर फूड चेन के अंदर केमिकल्स आए। तो जिस तरीके से एक पर्टिकुलर फूड चेन के अंदर केमिकल्स आते हैं, इसी को हम एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल्स इन अ फूड चेन को बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। कि जिस तरीके से आपका जो केमिकल्स होते हैं वो फूड चेन के अंदर एक्यूमुलेट होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक है, राइट। तो बेसिकली ये क्या है, द अनकंट्रोल्ड यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स इंक्रीजेस इन दिस। ठीक है, इसको आपका क्या करते हैं, ये हर्बीवोरस और कार्निवोरस की बॉडीज में जाता है। जैसे ये जाता है प्रोग्रेसिवली, ये आपका हर पर्टिकुलर स्टेज पे क्या होता है, बढ़ता जाता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। और आपको पता है कि जैसे कि ह्यूमंस है वो क्या करते हैं, टॉप ऑफ द ट्रॉफिक लेवल, राइट, हमेशा टॉप ऑफ द ट्रॉफिक लेवल होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सबसे ज्यादा केमिकल्स क्या होता है, उनकी बॉडी में ही एक्यूमुलेट होता है। चलिए, यहां पे हमारा सैंपल पेपर 2 का सेक्शन डी खत्म होता है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसके आंसर्स कीज आप हमारे एप्लीकेशन से अवेलेबल कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।